हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। और जो बच्चे 2026 के आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। बिगनर टू बैंकर कोर्स 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स में आपकी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू तीनों लेवल्स की प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो जाएगी। आपको मल्टीपल कोर्सेज लेने की या मल्टीपल सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। इसे लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वीडियो के, एंड इवन कमेंट बॉक्स में भी पिन्ड है। चलिए पहली न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होस्ट रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025, और ये इन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में किया है। अब यहाँ पे आपको ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये जो यूनियन है यूनाइटेड नेशंस की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसे मई 17 1865, देखो कितना पुरानी है, यानी ये तब इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले इसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन होता था। ये हेडक्वार्टर्ड है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। मिशन है इनका कि जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो जहाँ पर भी रहती हो, जिस मर्जी टोपोग्राफी में हो, उन्हें हमें जोड़ना है। रोल क्या है इसका रोल है, इट प्लेज क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग दैट ग्लोबल नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस स्पीक द सेम लैंग्वेज तो इट्स एग्रीड अपॉन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नोन एज ITU रिकमेंडेशंस। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स देते हैं जिनको रिकमेंडेशंस इनकी बोला जाता है, और वो स्टैंडर्ड्स जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको फॉलो करने होते हैं उनके टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स को। तो ITU जो है उस 3 मेन सेक्टर्स में काम करता है। फर्स्ट इज़ ITU-R यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर में, ITU-T जो कि टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर रहता है, उनका डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड्स करता है, निकालता है। और ITU-D यानी टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट सेक्टर, जिसमें बेसिकली इसको डेवलप कैसे करना है, लोगों को इसमें इंक्लूड कैसे करना है, उनको अवेयर कैसे करना है, नॉलेज कैसे देना है, उस सब पर ये काम करता है डिपार्टमेंट। देन नेक्स्ट है आपका इंडियन आर्मी गियर्स अप टू होस्ट UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में होस्ट होगी, 3 डे की रहेगी, और 32 नेशंस के सीनियर मिलिट्री लीडर्स इसमें आके पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इंडिया का इसमें रोल क्या रहेगा, तो इंडिया जो है ना वो देखो, जो ये UN का मिशन है इसमें लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट ट्रूप कंट्रीब्यूटर हम रहे हैं। UN के मिशंस में देखो, वर्ल्ड ओवर अगर कोई भी इशू आता है, अगर UN कहता है कि हमें ज़रूरत है ट्रूप्स की, तो कंट्रीज़ अपने ट्रूप्स उन्हें देती है। एंड एजेंडा क्या रहा है जो अभी कॉन्क्लेव हुई है उसमें उन्होंने ऑपरेशनल चैलेंजेस और इवॉल्विंग थ्रेट्स के बारे में बातचीत की है, इंटरऑपरेबिलिटी एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क्स। देखो, अब जब अलग अलग कंट्री के ट्रूप्स आएंगे तो उनकी आपस में ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए ना, उनको पता भी होना चाहिए कैसे हमें मिल के काम करना है। टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनस इनोवेशंस एंड ग्रेटर इंक्लूसिविटी इन UN डिसीजन मेकिंग, तो इन सब पर उन्होंने बातचीत की है। स्पीकर्स इसमें रहे श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, श्री जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और मिस्टर जीन पियरे लैक्रॉयस जो कि UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं फॉर पीस ऑपरेशंस। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड 2025। तो ये अक्टूबर 13 से 26 तक कंडक्ट हुई है। कहाँ पर हुई है, ये आपके अर्विन बैरक्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ये एनुअली आपकी कंडक्ट होती है, एक साल इंडिया में एक साल ऑस्ट्रेलिया, इस साल ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। और इंडिया से इस बार इसमें बैटेलियन ऑफ गोरखा राइफल्स गए हैं, उसके 120 पर्सनल इस एक्सरसाइज में पार्ट लेने गए हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तो ये हर साल अक्टूबर 10 को मनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड लोगों के अंदर जागरूकता लाना। इसे वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने 1992 में इंस्टीट्यूट किया था इस दिन को। और 2025 की थीम क्या है, एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स एंड इमरजेंसीज। देन आपका वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है 2025, इसे अक्टूबर 14 को मनाया जाता है हर साल। थीम है 2025 के लिए शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्पॉटलाइट ऑन SDG 17। तो SDG 17 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 आपके पार्टनरशिप्स के बारे में बात करता है फॉर द गोल्स। इसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे को 1970 में सबसे पहली बार मनाया गया था। और अक्टूबर 14 को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि 1946 में इसी दिन 25 कंट्री के डेलीगेट्स आपके लंदन में इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की
ठानी थी, बातचीत की थी ऑन स्टैंडर्डाइजेशन, और उसके बाद हमें ISO जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी थी 1947 में। चलिए नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिव्यूज मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग DSS एंड मौसमग्राम एट इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स। तो जो आपका मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो एक वेब बेस्ड GIS सिस्टम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे IMD ने अकेले इंडिजीनियसली डेवलप किया है। ये क्या करता है, ये ऑटोमेट करता है क्रिटिकल वेदर फोरकास्टिंग प्रोसेसेस को, और फोरकास्ट देता है या वार्निंग सर्विसेज देता है लोगों को, सरकार को, और जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं कि फोरकास्ट रिलेटेड या वेदर रिलेटेड कोई एक्सट्रीम इवेंट तो नहीं आने वाला, और उसको के लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। मौसमग्राम क्या है, मौसमग्राम की टैगलाइन है हर हर मौसम हर घर मौसम। तो बेसिकली इसके अंतर्गत हमारी सरकार चाहती है कि वेदर इन्फॉर्मेशन हर घर तक पहुंच सके, और किसी भी दिन के टाइम में अगर कोई भी एकदम से इमरजेंसी है, रात पे रातें भी उनको पता चलता रहे। फंक्शन है इसका, इट इज़ अ यूनिक सिटीजन फोकस प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स हाइपर लोकल लोकेशन स्पेसिफिक वेदर फोरकास्ट डाउन टू द विलेज लेवल with the goal of strengthening disaster preparedness and enhancing public safety। तो मौसमग्राम बेसिकली हमें है कि हर लोकेशन का अपना वेदर होता है, लोगों को वो पता चल सके। तो ये दो सिस्टम IMD के हैं, और IMD के बारे में हम देख लेते हैं। तो IMD आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर काम करता है। इसे 1875 में बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। फंक्शंस क्या क्या हैं, तो बेसिकली देखो, मीट्रोलॉजी, वेदर फॉरकास्टिंग, सीज्मोलॉजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब IMD ही देता है, और IMD उसको फॉरकास्ट करता है, IMD ही उसको इशू करता है फॉरकास्ट को आगे सरकार को और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। तो ये करंट वेदर और उसके फॉरकास्ट बताता है। अगर कोई भी वेदर सेंसिटिव सेक्टर है, एग्रीकल्चर, एविएशन, शिपिंग, उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके लोकल लेवल पर भी क्या रहेगा वेदर, और ऑल इंडिया लेवल या ऑल स्टेट लेवल पर भी क्या रहेगा। वार्निंग्स इशू करते हैं अगर उन्हें लगता है कोई भी सिवियर वेदर फेनोमेना आने वाला है, और रिसर्च भी करते हैं मीट्रोलॉजी के फील्ड में। रिसर्च कर रहे हैं तभी तो देखो मौसमग्राम जैसे और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे सिस्टम्स वो बना पाते हैं। इंटरनेशनली जो IMD है वो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीट्रोलॉजिकल सेंटर्स में आता है ऑफ द वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई भी नॉर्थर्न इंडियन ओशन में कोई भी साइक्लोन आने वाला होता है, कोई भी आपदा आने वाली होती है, तो उसकी फॉरकास्टिंग, उसका नाम क्या रखना, उसकी नेमिंग तक IMD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहाँ पर जितने भी उस सी में शिप्स हैं उन सबको उसके बारे में इन्फो देना उसकी ड्यूटी है। IMD को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मीट्रोलॉजी, जो कि अभी डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी हैं। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, और ये अबू धाबी में कंडक्ट हो रही है आपकी। तो आइए इस कंजर्वेशन कांग्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और सबसे डाइवर्स गैदरिंग है ऑफ नेचर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स। इसको ऑर्गेनाइज IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है, और इस साल ये अबू धाबी UAE में हो रही है। ये जो आपकी कांग्रेस है ये 4 साल में एक बार होती है, एंड इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कांग्रेस का, इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले एक फोरम होती है। फोरम क्या है, प्लेटफॉर्म है एक, जहाँ पर लोग डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड उन्होंने कंजर्व करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस वो लेकर आए हैं मेंबर कंट्रीज़, तो वो उस फोरम में उसको शो करते हैं। देन एक मेंबर्स असेंबली होती है। मेंबर्स असेंबली क्या है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है IUCN की, जहाँ पे जो भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, तो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन आपकी गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं, कंट्रीज़, या फिर NGOs, इंडिजिनस पीपल, ये सब इसके होते हैं। हमने IUCN पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने सारा देखा था। तो ये वोट करते हैं कोई भी मोशन और रेजोल्यूशन में। और फाइनली इसका थर्ड कंपोनेंट होता है एग्जीबिशन। ये एक स्पेस है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपकी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी NGO है, उनका कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो बहुत बेनिफिशियल रहा है, अच्छा रहा है, तो उसको वो शोकेस करते हैं जिससे बाकी कंट्रीज़ भी उससे सीख सकें।
इंडियन डेलीगेशन इस साल श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी ने लेकर गए थे वो इस कंजर्वेशन कांग्रेस में अबू धाबी, और यहाँ पर ही हमने इंडिया का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप एंड विजन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कैंपेन्स ऑन एनिमल हेल्थ टू बी लॉन्च्ड एट लोकल लेवल अंडर पीएम धन धान्य कृषि योजना। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। धन धान्य कृषि योजना के बारे में हमने बात की थी जब ये लॉन्च किया गया था अलॉन्ग विद योर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन। तो अभी हम एनिमल हेल्थ से रिलेटेड क्या फोकस रहेगा इस स्कीम में उसके बारे में बात कर रहते हैं। तो सबसे पहले एनिमल हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स किए जाएंगे इस स्कीम में। तो ये कहा गया है कि कैंपेन्स रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ विल आल्सो बी लॉन्च्ड एट दी लोकल लेवल। तो यानी कि देखिए इसमें लाइव स्टॉक की भी हेल्थ को कितना ज़्यादा हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी बात की कि इससे पहले वैक्सीनेशन ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट की गई हैं और इस ड्राइव्स में मोर देन 125 करोड़ वैक्सीन्स लगाई जा चुकी हैं जो हमारी लाइव स्टॉक है उनको, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ इससे बचाने के लिए। और इससे एनिमल्स ऑब्वियसली क्या हुए हैं, हेल्दियर होते हैं। देखो जब एनिमल्स हेल्दियर रहेंगे तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिविटी अच्छी देंगे, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। एंड इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो ये स्कीम है ये बेसिकली आपके स्मॉल एंड लैंडलेस फार्मर्स को प्रमोट करती है कि वो डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है, देखो एक ही चीज़ में, मानो अगर मैं राइस उगा रही हूँ या फिर मैं वीट उगा रही हूँ, मैं वही हर साल नहीं करूँ, मैं डाइवर्सिफाई भी करूँ। अगर मैं फार्मिंग में हूँ तो मैं पोल्ट्री में भी जा सकती हूँ मैं आगे, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर ना सिर्फ धान या ये उगाना नहीं है लैंड पे, एग्रीकल्चर में एलाइड एक्टिविटीज़ भी आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, बी कीपिंग इस तरफ भी जाकर डाइवर्सिफाई कीजिए ताकि आपकी इनकम बढ़े। तो प्रोजेक्ट्स क्या क्या लॉन्च किए गए एनिमल हेल्थ से रिलेटेड फोकस करते हुए। फर्स्ट IVF लैब, नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली लैब खोली गई है और ये आपकी गुवाहाटी आसम में खोली गई है। उसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने ले किया अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसके साथ साथ डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही बड़ा मिल्क पाउडर प्लांट और UHT प्लांट खोला गया है फॉर मेहसाना मिल्क यूनियन, मिल्क पाउडर प्लांट इंदौर मिल्क यूनियन के लिए एंड UHT प्लांट फॉर भीलवाड़ा मिल्क यूनियन। तो ये सब इनॉग्रेशंस भी किए गए हैं रिलेटेड टू डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड ओवर 38,000 मल्टीपर्पज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस रूरल इंडिया में आपके अपॉइंट किए गए हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है जिससे ऑब्वियसली क्या हो, आपकी एनिमल हेल्थ, एनिमल ब्रीडिंग इस सब को बेटर किया जा सके। नेक्स्ट है 3 लैंडमार्क इनिशिएटिव्स अनवील्ड एट इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट इन गोवा। तो ये गोवा में होता है हर साल। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली आपके पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये होता है फेस्टिवल, जहाँ पे वो अपना टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी सब शोकेस कर सकते हैं। बेसिकली उनकी इंक्लूजन, एसेसिबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये इवेंट किया जाता है। इसे डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होस्ट करता है हर साल इन सपोर्ट विद UN इंडिया। तो 3 कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने आइल्स ट्रेनिंग हैंडबुक फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये लॉन्च की है इसमें, जिससे वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्टिंग सिस्टम जिसे हम आइल्स बोलते हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल हो जाए, वो उसको अच्छे से समझ पाए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। देन नेक्स्ट उन्होंने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। कोई भी अगर साइन लैंग्वेज पहले से जानता है, किस लिए जान सकता है, कोई SODA है यानी कि सीबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट है तो उनको ये लैंग्वेज पहले से आ सकती है, या फिर CODA है यानी चिल्ड्रन ऑफ डेफ एडल्ट्स है तो ऑब्वियसली देखिए उनको ये लैंग्वेज पहले से आएगी क्योंकि वो इसी से तो कम्युनिकेट करते होंगे। तो उसको भी अब सर्टिफाई किया जाएगा बाय इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। देन स्पेशलाइज्ड बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम इन अमेरिकन साइन लैंग्वेज एंड ब्रिटिश साइन लैंग्वेज भी उन्होंने लॉन्च किया है ड्यूरिंग दिस पर्पल फेस्ट। नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी रिव्यूज़ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग अ हाई लेवल मीटिंग। तो उस मीटिंग के हम बेसिकली क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या क्या मेन इन्फो है वो देख लीजिए।
तो खारिफ सोइंग जो है वो इस साल 1121.46 लाख हेक्टेयर्स में की गई है और ये इंक्रीज़ है पिछले साल से 6.51 लाख हेक्टेयर्स का। तो खारिफ सीज़न अब आपका ख़त्म हो गया है और अब राबी सीज़न के लिए आपकी सोइंग शुरू हो जाएगी, जिसमें बेसिकली आपकी वीट लगाई जाती है। और क्योंकि मानसून इस बार अच्छा रहा, आपकी फसल जल्दी पक गई और उसको अब कटाई जल्दी हो पा रही है, तो राबी जो है राबी सीज़न के लिए सोइंग अब जल्दी और टाइमली हो पाएगी। मेजर क्रॉप्स कौन सी रही हैं जिसका एरिया में इंक्रीज़ देखा गया है सोइंग एरिया में? जैसे हमने ऊपर बात की, वो वीट, पैडी, मेज, शुगर केन एंड पल्सेस। एंड पल्सेस में बेसिकली उड़द और का एरिया बड़ा है। एंड हॉर्टिकल्चर में भी टोमेटो, ऑनियन, पटेटो, इनकी जो सोइंग है वो बढ़ रही है, उसके अंडर का एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ साथ वाटर अवेलेबिलिटी पर भी बात की गई कि जो स्टोरेज लेवल्स हैं 161 मेजर रिजर्वॉयर्स हैं हमारी कंट्री में, वो इस बार बेटर है देन दी लास्ट ईयर। ऑब्वियसली देखिए बारिश इस बार बहुत अच्छी हुई है, वो अपने 10 ईयर एवरेज का 115% इस टाइम होल्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फर्टिलाइज़र सप्लाई के बारे में भी बात की कि वो टाइमली रहे और फ्लड सिचुएशन को भी रिव्यू किया, जो हम हाल ही फिलहाल देखिए इतनी रेनफॉल हुई है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। नेक्स्ट है सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी इंट्रोड्यूसेस अलायंस एयर्स फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयर फेयर स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्कीम में बेसिकली अलायंस एयर जो है एक गवर्नमेंट ओन्ड रीजनल कैरियर है, इसका एयर फेयर को बिल्कुल फिक्स किया जाएगा सिलेक्टेड रूट्स के लिए। फ्लक्चुएशन कोई भी नहीं रहेगी, आप जब मर्जी बुकिंग कीजिए, आप अपनी फ़्लाइट्स के 3 महीने पहले कीजिए या फ़्लाइट से 1 दिन पहले करिए, लास्ट मिनट पे भी करेंगे तो भी फेयर सेम रहेंगे। वो फ्लक्चुएशन होता है ना, 1 दिन पहले या 1 मिनट मैंने पहले किया, एकदम आपके स्काई रॉकेट करते हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं। इसे पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है अक्टूबर 13 से दिसंबर 31, 2025 तक के लिए। बेसिकली इसमें वो चाहते हैं कि जो ये डायनामिक प्राइसिंग मॉडल है हमारे एविएशन में, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इवन जो सरकार की उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, उसके साथ भी उसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिससे ऑब्वियसली क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर कॉमन इंसान भी उड़ सके, उसको भी एविएशन सेक्टर वो का लुफ्त उठा सकें। उनको अगर किसी को भी एकदम से ये ना लगे कि अगर मैंने टिकट एकदम से बुक की है और उसके फेयर इतने राइज़ हो गए हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग रेलवेज़ में करते हैं वहाँ फेयर नहीं, आप चाहे 2 दिन पहले भी कीजिए, अगर सीट अवेलेबल है तो आपको उतने पे ही मिलती है चाहे किसी ने पहले से किया हो। तो वही वो इसमें भी लाना चाहते हैं। एंड देन 1 रूट 1 फेयर मॉडल पर ये स्कीम चलेगी, यानी कि अगर रास्ता एक ही रूट है तो उसका फेयर भी एक ही रहेगा। एंड ये बेसिकली टियर 2 से टियर 3 सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए रूट्स पर लाया जाएगा। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी लॉन्चेस लीप्स 2025 टू बेंचमार्क लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस इन इंडिया। इसके बारे में हम पहले भी क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो लीप्स 2025 आपका लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड 2025 है। ये एक इनिशिएटिव है जिसमें आपके जो लॉजिस्टिक्स का एक्सीलेंस है, आपके लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अक्रॉस जो भी परफॉर्मेंस रहेगी स्टेट्स में, उन सबको बेंचमार्क किया जाएगा। और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का इनिशिएटिव है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एक नेशनल बेंचमार्क सिस्टम लाना है जिससे हम बिल्कुल बेंचमार्क कर सकें कि क्या एक्सीलेंट लेवल है एंड इनोवेशन और लीडरशिप को भी विद इन इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, देखो जब बेंचमार्किंग होगी तो ग्लोबली भी हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे लॉजिस्टिक सेक्टर में। एंड इवन कि हमारी प्रैक्टिसेस को, इंडस्ट्री की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको हमारे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो 2022 में लॉन्च हुई थी उसके गोल्स के साथ उसे अलाइन करना भी है। एंड इसमें कैटेगरीज हैं आपकी, बेसिकली देखो लीप्स 2025 में ना अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो अवार्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाएंगे, 13 कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन्हें 5 सेगमेंट्स में बांटा गया है। तो आप रीड कर लीजिएगा। सेगमेंट्स हैं आपके कोर लॉजिस्टिक्स, जिसमें आपकी एयर, रोड, मैरीटाइम, ऐसे आपके आएंगे सारी कैटेगरीज। MSMEs है, स्टार्टअप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशल कैटेगरी है। तो हर आपके जो भी डिस्टिंक्ट कैटेगरी है उसमें जो बेस्ट लॉजिस्टिक प्लेयर होगा उसे अवार्ड किया जाएगा।
नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति मार्क्स 4 years विद लॉन्च ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च किए गए हैं। सबसे पहले पीएम गति शक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें बेसिकली पब्लिक यानी कि आपकी प्राइवेट एंटिटीज़, कंसल्टेंट, रिसर्चर्स, ये सब जो पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर पाएंगे। उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जियो स्पेशल डेटा है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। देन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट एंड यूटीज़, जिससे वो आपस में एक दूसरे से सीख सकें कि क्या उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। देन नेक्स्ट डिसेंट्रलाइज डेटा अपलोडिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम डूम्स भी लॉन्च किया गया है, जिससे सारा डेटा अपलोडेड रहेगा एंड इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। देन आपका पीएम गति शक्ति एनएमपी डैशबोर्ड भी बनाया गया है, अगेन ये भी डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी लाएगा। देन पीएम गति शक्ति कंपेडियम वॉल्यूम 3 लॉन्च की गई। पीएम गति शक्ति डिस्ट्रिक्ट मास्टर प्लान्स भी रोल आउट किए गए हैं फॉर 28 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एंड लास्टली आपका लीप्स 2025, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, उसे भी लॉन्च किया गया। तो पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे इसको 4 साल हो चुके हैं, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था सरकार ने। 100 लाख करोड़ का ये आपका इनिशिएटिव है। इसमें बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो प्रॉपरली प्लान्ड हो, उनका एग्जीक्यूशन बिल्कुल प्रॉपर हो। क्यों हो? जितने इससे क्या होगा कि कॉस्ट, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए। देखो, अगर आप कनेक्टिविटी को बेटर करोगे, चाहे किसी भी तरीके से करो, तब ये मल्टी मॉडल है ना। आप वाटरवेज डेवलप करो, आप रोडवेज डेवलप करो, आप एयरवेज डेवलप करो, आप रेलवेज डेवलप करो, तो ये सबका कॉम्बिनेशन बना के जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। देखो, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, अल्टीमेटली जो चीज़ का दाम कंज्यूमर तक आता है वो रिड्यूस होगा। तो क्या होगा, जब आपके प्राइजेस कम होंगे इंटरनेशनल मार्केट में भी, आपकी चीज़ कॉम्पिटिटिव हो जाती है। एंड इवन की मूवमेंट ऑफ पीपल अलॉन्ग गुड्स ही नहीं, लोगों की मूवमेंट को भी इम्प्रूव करना है अंडर दिस प्रोजेक्ट। और इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, यानी कि सारी मिनिस्ट्री, सारी डिपार्टमेंट्स मिलके इसके में काम करेंगी। इसके 6 पिलर्स हैं आपके, एंड 16 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो मिल के इसमें काम कर रही हैं आपकी इस स्कीम के अंतर्गत। एंड इसमें 6 पिलर्स हैं। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तो जितनी भी एग्जिस्टिंग या फिर आने वाले इनिशिएटिव्स हैं सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के मिलाकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि आपकी पीएम गति शक्ति के अंतर्गत लाए गए हैं। देन प्रायोरिटाइजेशन इसमें एक पिलर है, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है बेसिकली। क्योंकि देखो, जब सारी मिनिस्ट्रीज आपस में बातचीत करेगी तो उन्हें पता चलेगा कि किससे ज़्यादा हम कॉस्ट बचा सकते हैं, किससे ज़्यादा बेनिफिट है। ऑप्टिमाइजेशन भी इसका एक पिलर है। सिंक्रोनाइजेशन, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स जब मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है। देन एनालिटिकल, इसमें आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा मिल जाता है पीएम गति शक्ति आपके प्लेटफॉर्म पे, विद जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड स्पेशल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल्स। तो हमने इसके बारे में पीछे भी बात की, अब इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। एंड डायनेमिक है जो आपकी ये स्कीम है, और डायनेमिक ऑब्वियसली एक इसका पिलर भी है, क्योंकि विद टाइम रोज़ हम देख रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब को, उसी को इनकॉर्पोरेट करते हुए इसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. ऑर्गेनाइजेस किक ऑफ सेशन ऑफ समर्थ कोहॉर्ट 2 ड्यूरिंग इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। तो C. के बारे में हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसे अगस्त 1984 में बनाया गया था, और ये इंडिया का प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली आपका कोई भी कटिंग एज स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी बनती है, कोई भी उसमें एडवांसमेंट आता है, इनोवेशन आता है, उस सब पर C. काम करता है। तो इनके फोकस एरिया बेसिकली ऑप्टिकल स्विचिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेक्स्ट जेन नेटवर्क, 5G 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में कोई भी देखो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। और इनका एक समर्थ प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात की। तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम है,
ये इनिशिएटिव है सी डॉट का, जिसमें वो स्टार्टअप्स जितने भी टेलीकॉम आपके सेक्टर के होते हैं उन्हें नर्चर करती है, उन्हें फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, मेंटरशिप देती है, ऑफिस स्पेस भी देती है, और सी डॉट का जितना भी R&D लैब्स है उनकी भी उन्हें एक्सेस देती है जिससे वो इनोवेशन ला सके। सी डॉट को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेड करते हैं और करंट CEO इसके हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। सो नेक्स्ट है इंडिया स्ट्रेंथन्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड्स विद रशिया। दे प्रेजेंटेड हॉली खंजूर टू दी केटचेनरस्की खुरुल। ये एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट टेम्पल है कालमाक्या रशिया में। तो हॉली खंजूर क्या होता है आपका, ये फाउंडेशनल कैनन है ऑफ मंगोलियन बुद्धिज़्म। तो बेसिकली इसमें जो भी लॉर्ड बुद्धा जी के टीचिंग्स थे जिन्हें सूत्र बोला जाता है वो सब इसमें हैं और ट्रांसलेटेड है फ्रॉम तिबेतियन इनटू क्लासिकल मंगोलियन। तो ये उन्होंने दिया है। आप बेसिकली टेम्पल की लोकेशन ये सब जान लीजिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी पार्टिसिपेटेड इन आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, जो कि आपका हुआ है ब्राज़ीलिया में। देन नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स लॉन्च ऑफ गूगल AI हब, जो कि विशाखापट्टनम में बनाया गया है। नेक्स्ट है 8th सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स इनॉग्रेटेड इन गुवाहाटी। तो ये अक्टूबर 13 से 17 तक हुआ है सेशन, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलके इसे किया है। इनॉग्रेशन इसका ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी ने किया है। और फोकस क्या था इस कमेटी मीटिंग का, बेसिकली इंडिया का लीडिंग रोल है ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड्स को शेप करने में एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस में। और देखो जब स्पाइसेस की बात आ गई है उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया ही सबसे आगे है, और इवन की जो आपका सेक्रेटरीट है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो इस कमेटी के लिए सेक्रेटरीट के रूप में सर्व करता है, क्योंकि जो आपकी कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स हैं उसकी होस्ट कंट्री इंडिया ही है। एंड इसके साथ साथ स्टैंडर्ड्स जो प्रपोज्ड हैं फॉर की स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इसके बारे में भी बातचीत की गई ड्यूरिंग दिस मीटिंग। एंड इस सेशन में आपके 3 न्यू कोडेक्स स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं। किसके लिए, याद रखिए, वेनिला, कोरिएंडर एंड लार्ज कार्डेमम के लिए भी वो स्टैंडर्ड्स लेकर आए हैं, जिसे रिकमेंड कर दिया है फॉर एडॉप्शन बाय कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पूरी ये कमिटीज़ डिफरेंट टाइप्स की क्या क्या होती हैं, हमने ये सब आपकी पिछली क्लासेस में किया गया है। और इसके बाद जो आपके 3 ऐड हुए हैं स्टैंडर्ड, इसके बाद इस कमेटी के टोटल जो फाइनलाइज स्टैंडर्ड्स हैं वो 19 हो गए हैं। चलिए हम कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन जो आपका CAC है उसकी एक सब्सिडरी बॉडी है, और जो CAC है वो आपकी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये जो कमेटी है ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, एंड ये कंसल्ट भी करते हैं विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट प्रोसेस। इस कमेटी को जुलाई 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब CAC का 36th मीटिंग हुआ था रोम में। और ऑब्वियसली इनिशिएट किसने किया होगा, इंडिया ने। होस्ट कंट्री इंडिया है, और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो कोच्चि केरला में लोकेटेड है वो इसका सेक्रेटरीट की तरह, इस कमेटी के सेक्रेटरीट की तरह काम करती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्चेस एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम 2025 टू एक्सपैंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये स्कीम का ऑपरेशनल पीरियड आपका 1 नवंबर से अप्रैल 30, 2026 तक रहेगा। अब बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती है उसमें जितने ज़्यादा वर्कर्स को वो ला सकें। उससे क्या होता है, इनफॉर्मल जॉब्स भी आपकी फॉर्मल बन जाती है और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग हो जाती है। एंड एलिजिबल एम्प्लॉयज़ इसके क्या क्या रहेंगे, कोई भी जो एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है जिन्होंने कहीं पे भी काम करना शुरू किया है बिटवीन जुलाई 1, 2017 एंड अक्टूबर 31, 2025, एंड दे आर अलाइव और एम्प्लॉयड हैं ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन।
तो वो इस स्कीम के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी अगर वो EPFO में नहीं है, तो इनफॉर्मल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप इस स्कीम में आ सकते हैं। अब बेनिफिट क्या है कि क्यों ये स्कीम लाई गई है, तो एम्प्लॉयज़ का जो शेयर रहेगा ना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का फॉर पास्ट पीरियड, मानिए कि आपने एनरोलमेंट की उससे पहले आपका जुलाई 1 2017 से लेके अक्टूबर 31 2025 इसके बीच में जब भी आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई उससे लेके अक्टूबर 31 तक का आपका जितना भी प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन होता था वो वेव कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछला सारा वो काटेंगे अब। और एम्प्लॉयर के लिए क्या लाइबिलिटीज़ में रहेगी कि एम्प्लॉयर जो हैं उनको अपना शेयर देना है फॉर दी पास्ट पीरियड एंड जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रहेंगे। मतलब एम्प्लॉई के लिए तो कोई शेयर नहीं है, बट एम्प्लॉयर को दे हैव टू पे, बट सिर्फ अपना शेयर। ये नहीं है कि उनसे ही एम्प्लॉई का शेयर लिया जाएगा, उनको सिर्फ अपना शेयर देना है। अच्छा, इसमें पीनल डैमेजेस भी हैं। तो एक नॉमिनल लमसन पीनल डैमेज जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ का है और बहुत ही छोटी है, वो की जाएगी फॉर नॉन कंप्लायंस। तो बहुत छोटी अमाउंट है, आप खुद ही देखो। एंड इसमें कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट्स आएंगी, सारी आएंगी वो भी आएंगी जिन पे इंक्वायरीज चल रही हैं अभी अंडर सेक्शन 7A ऑफ द एक्ट और कोई भी रिलेटेड प्रोविजंस पे, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। स्कीम के अंतर्गत अपने एम्प्लॉयज़ को PF बेनिफिट्स दे सकती है। एंड इंसेंटिव्स क्या रहेंगे, तो एम्प्लॉयर्स जो भी रजिस्टर करते हैं इस स्कीम के अंदर उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सब्जेक्ट टू स्कीम्स टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम लोग इस बारे में पूरी आपकी बात कर चुके हैं, विकसित भारत रोजगार योजना, तो उसके बेनिफिट्स भी उन्हें मिलेंगे। एंड कोई भी सुओ मोटो कंप्लायंस एक्शन EPFO नहीं लेगा अगेंस्ट दी एम्प्लॉयर्स। एंड डिक्लेरेशन मेथड क्या रहेगा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्हें डिक्लेरेशन, एक ऑनलाइन फैसिलिटी बनाई गई है PFO की, उसके थ्रू उन्हें ये डिक्लेयर करना है, लिंकिंग द एम्प्लॉय डिटेल्स टू द इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न सिस्टम। तो ये पूरी है। इससे क्या होता है, देखो अगर हम एम्प्लॉयर्स को या एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि हम नहीं पेनल्टी लगाते, आज से ही कर दो, क्योंकि वो बेसिकली चाहते हैं कि PF में हम लोग PF के एम्बिट में लेकर आएँ लोगों को। नेक्स्ट है नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026। तो ये अभी शुरू किया जाएगा एंड इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन थ्रू NSO इसे कंडक्ट करेगी। इसको लॉन्च किया जाएगा Feb 2026 में। तो देखो बेसिकली क्या है, बहुत ना बड़ा एक गैप है, अभी हमारे पास बहुत टाइम से कोई एक एस्टिमेट नहीं है ऑफ टोटल हाउस होल्ड इनकम। तो इसी के लिए ये सर्वे लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली बहुत सारे सोर्सेज लिए जाएंगे जिससे लोगों की अर्निंग्स, एक्सपेंडिचर सबको स्टडी किया जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर किसी की अर्निंग्स हैं, प्रॉपर्टी इनकम, रेमिटेंसेस, हर तरह की इनकम को स्टडी किया जाएगा। इसके लिए प्रेपरेटरी स्टेप्स कुछ लिए हैं मॉस्पी ने। सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था इन्होंने, जिसे डॉक्टर सुरजीत S भल्ला जी ने चेयर किया था, जो गाइडेंस देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, मेथोलॉजी, सब कुछ क्या क्या उन्हें यूज़ करनी है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऑन बेस, जो हमारा 2012 का रहता है फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। तो चलिए अब नंबर्स देख लेते हैं हम। बेस ईयर हमारा 2012 का रहता है जिसमें हम 100 लेते हैं नंबर को। रूरल के लिए ये 198.8 रहा है, अर्बन के लिए 195.3, कंबाइंड 197.2। तो बेस ईयर 100, यानी कि अगर मैं कंबाइंड की बात करूँ तो बेस ईयर से 97.2 का इंक्रीज देखा गया है। हाइलाइट्स क्या हैं, तो आपका जो कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, वो आपका बड़ा है 1.54% से। तो ये प्रोविजनल नंबर्स होते हैं, सरकार बदल सकती है ऑब्वियसली, पहले वो एक प्रोविजनल एस्टिमेट्स देती है आपकी। तो वो 1.54% रहा है और ये लोएस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देखा गया सिंस 2017। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स देखो हम इतने महीने से देख रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इवन कि आपका WPI तो हमने देखा है कि नेगेटिव तक है। सो आपका कंबाइंड CPI जो मंथली चेंज है, मंथली उसमें 0.10% का, तो ईयरली 1.54 है हेडलाइन इन्फ्लेशन में और मंथली 0.10% है, बहुत ही मिनिस्क्यूल है अगस्त 2025 से।
और यहीं मैं फूड प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो उसमें ईयर ऑन ईयर -2.28% का इन्फ्लेशन देखा गया। इन्फ्लेशन क्या हो गया, ये तो आपकी डिफ्लेशन ही है। और ये चौथा महीना है जिसमें हम नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट है 16th WHO IRCH annual meeting begins in Jakarta to strengthen global cooperation on herbal medicine regulation। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन ये मिलके मीटिंग कंडक्ट करते हैं हर साल, और इस साल ये जाकर्ता इंडोनेशिया में हो रही है। और इसी मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन ने MOU की भी डिस्कशन की है ऑन कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि इंडोनेशिया के FDA और हमारे PCIM&H इसके बीच में किया जाएगा MOU। देन नेक्स्ट है inaugural edition of India Republic of Korea Navy bilateral exercise on October 13, 2025। तो ये फर्स्ट टाइम है कि हमारा नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज होगा रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। तो इंडिया से INS सायद्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और कोरिया से उनकी गॉइनग्योम। लोकेशन इसकी रहेगी बुसान नेवल हार्बर, साउथ कोरिया। देन नेक्स्ट है इंडियन नेवी होस्ट 5th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति विद इंडोनेशियन नेवी एट विशाखापट्टनम। तो बेसिकली याद रखिए कि कोई एक्सरसाइज है उसका एडिशन कौन सा है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच है और लोकेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2025। तो WPI भी देख लेते हैं। WPI का बेस ईयर आपका 2011-12 है और इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड लॉन्च करते हैं। तो ये भी प्रोविजनल नंबर्स हैं और ये आपका सितंबर के लिए 154.9 रहा है। तो सेम बेस ईयर में 100 और अभी 154.9। तो इसमें बेसिकली आपका ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 0.13% का रहा है। ये भी बहुत मिनिस्क्यूल है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें देखिए ग्रुप्स होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। तो जो बच्चे मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम फाइनेंस में ये सब डिस्कस कर चुके हैं और इनको वेटेज दी होती है। तो सितंबर 25 में आपके नंबर्स आपको गिवन हैं और एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज प्राइमरी आर्टिकल्स देखिए नेगेटिव हुआ है, फ्यूल एंड पावर में नेगेटिव हुआ है। सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इन्फ्लेशन देखी गई है और उसी की वजह से आपका जो ये बिल्कुल मिनिस्क्यूल 0.13% का इंक्रीज़ हम देख रहे हैं। तो आप बाकी देखो फूड जो इंडेक्स है वो भी नेगेटिव जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन वर्कशॉप स्ट्रेसेस यूज़ ऑफ भारत पशुधन प्लेटफॉर्म फॉर स्मार्टर लाइवस्टॉक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम भारत पशुधन प्लेटफॉर्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो आज देखो हमने बहुत प्लेटफॉर्म्स डिस्कस किए हैं। हमने पहले मौसनग्राम किया, फिर हम लोगों ने गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात की क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म ही है आपका गतिशक्ति स्कीम। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो बना रही है सरकार। क्या होता है देखो प्लेटफॉर्म्स पे ना रियल टाइम डेटा जाता है, नॉलेज आप शेयर कर सकते हो, हर कोई अपने नॉलेज डालेगा, डेटा डालेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस डालेगा, आपको एनालिटिक्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये सब लॉन्च किए जा रहे हैं। तो भारत पशुधन एक इंटीग्रेटेड नेशनल डिजिटल डेटाबेस है फॉर एंटायर लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया। तो सोचो कितना बड़ा ये होगा कि इसमें सारे लाइफ स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन है और इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। इसमें क्या होता है हर एक पशु को, हर एक आपके एनिमल को यूनिक एनिमल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। जैसे हमारा UADI है ना आधार नंबर, वैसे ही उनको भी पशु आधार दिया जाता है। उनके भी जो पशु आधार है उसका वो एक यूनिक 12 डिजिट डिजिटल टैग रहता है फॉर एवरी मेजर लाइव स्टॉक एनिमल। आपकी कैटल, बफलो, शीप, गोट्स, पिग्स इन सबको दिया जाता है। देन रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट भी होती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। वैक्सीनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सब क्या रियल टाइम डेटा रहता है। ट्रेसेबिलिटी भी आसान हो जाती है क्योंकि ये डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम इंश्योर करता है प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी विच हेल्प्स इन ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट एक्सेस। और डिजीज़ का भी सारा सर्विलेंस इसी के थ्रू किया जाता है। देन नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत ही ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये एक पूरा एम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिससे फार्मर्स को एम्पावर कर सके। उनकी जो लाइव स्टॉक एक्टिविटीज़ हैं, लाइव स्टॉक अगर अभी हमने पीछे देखा, डिजीज़ कंट्रोल, सब कुछ उनके बारे में
जिससे क्या हो कि उनकी इनकम बढ़ सके क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के? तो फार्मर सेंट्रिक एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बीड्स का इम्प्रूवमेंट करना है, ट्रेसेबिलिटी और मार्केट एक्सेस देनी है लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए फार्मर्स को, और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रहेगी। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स, जो मर्केंडाइज और सर्विसेज के मिलाकर होते हैं। ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2025 एस्टिमेट किए गए हैं $413.30 बिलियन, और पिछले साल इसी टाइम पर ये $395.71 बिलियन थे, यानी कि ग्रोथ रेट देखा गया है 4.45% का। तो हम पहले एक्सपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके 220.12 बिलियन है आउट ऑफ दिस 413.30 बिलियन, और इसमें आपके प्रीवियस ईयर से इसी टाइम पीरियड के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो 6 महीने का टाइम है इसमें 3.02% का इंक्रीज़ देखा गया है। और यहीं में सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में 6.12% का इंक्रीज़ देखा गया है। ऑब्वियसली देखो सर्विसेज सेक्टर ही हमें ज़्यादा गेन दे रहा है। इसके साथ साथ जो आपके नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स हैं वो 189.49 बिलियन US डॉलर रहे हैं, और उसमें 7.04% का इंक्रीज़ देखा गया है। और मेजरली कौन कौन सी गुड्स हैं मर्केंडाइज सेक्टर में जिनकी वजह से एक्सपोर्ट्स में हम ग्रोथ देख रहे हैं, वो हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, राइस, मेरीन प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और इसके साथ अगर हम इम्पोर्ट्स की बात करें तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो हमारे रहे हैं इस टाइम पीरियड के लिए 472.79 बिलियन। तो इसमें 3.55% का ग्रोथ देखा गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब आप अगर देखो 413.30 बिलियन और 472.79 बिलियन, तो ये शो करता है कि हम ट्रेड डेफिसिट में रन कर रहे हैं और 59.48 बिलियन डॉलर्स। एंड इसमें जो है सर्विस सेक्टर में ट्रेड सरप्लस है, यानी कि जो आपका डेफिसिट है वो मर्केंडाइज की वजह से आया है। सर्विस सेक्टर में सरप्लस देखा गया है वो है 95.50 बिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये भी सितंबर 2025 के लिए NSO ने रिलीज़ कर दिया है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 साल या उससे ऊपर के जो लोग लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो परसेंटेज सितंबर के लिए 55.3% रही है, और ये ग्रो हो रही है। और जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है इसमें वो भी ग्रो हुआ है और वो 34.1% हो चुका है। एंड इस जो रूरल एरियाज़ का LFPR है वो भी बढ़ा है, 57.4% है, और अर्बन एरियाज़ का स्टेडी रहा है LFPR एट 50.9%। तो ये क्या होता है कि अगर टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से कितना % ऑफ पॉपुलेशन इस एज ग्रुप में काम कर रहा है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। देन नेक्स्ट है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर। तो उन्होंने एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड मीनोपॉज डे 2025। तो यह हर साल अक्टूबर 18 को मनाया जाता है। इसे 2009 में इस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल मीनोपॉज सोसाइटी ने इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या है इसकी 2025 के लिए? लाइफस्टाइल मेडिसिन। नेक्स्ट है कालमैक स्टेट यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, इन्होंने MOU साइन किया है ऑफ कॉपरेशन टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल एंड कल्चरल टाइज। नेक्स्ट है इंडिया ब्राज़ील जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर डीपनिंग ऑफ मर्कोसुर इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट। तो मर्कोसुर जैसे आपके एशियन और सब है ना, वैसे ही एक ट्रेड ब्लॉक है। तो इन्होंने डिक्लेरेशन अभी क्या इशू की है कि अभी जो है ना इंडिया और मर्कोसुर का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो काफ़ी लिमिटेड है, उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे ये लोग। और इनका जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है ना 2009 से आ रहा है चला हुआ, और ये चाहते हैं कि अब जब उसमें एडिशंस करें उसको और उसमें एडिशंस की जाएगी, उससे क्या होगा कि अभी जो ट्रेड है ना इंडिया और मर्कोसुर का वो $12.20 बिलियन का है इन 24-25। अब उसको $20 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स। मर्कोसुर क्या है? मर्कोसुर आपका मर्काडो कॉमन डेल सर स्पेनिश में अगर हम इसको पूरा इलेबोरेट करें, जिसका मतलब है साउदर्न कॉमन मार्केट। तो बेसिकली इसमें जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ना उनका एक ये ट्रेड ब्लॉक है, और ये आपका ट्रीटी ऑफ एसेंशियन साइन हुआ था 1991 से, उससे ये बना था।
एंड इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे। न्यू फुल मेंबर इसका बोलिविया है, अभी प्रोसेस में है कि वो फुल मेंबर बन जाए। वेनेजुएला इसका मेंबर हुआ करता था लेकिन वो सस्पेंड हो गया था एज अ मेंबर इन 2017 फॉर फेलियर टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो वेनेजुएला को फिर इन्होंने हटा दिया था। इसके साथ साथ इनके कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, वो है चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू एंड सूरीनेम। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ब्लॉक के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल, जैसे यूरोपियन यूनियन है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वैसे ही ये मर्कोसर है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए। इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये आपका 2003 में साइन हुआ था इंडिया और मर्कोसर कंट्रीज़ के बीच में, और ये आपका 2004 में साइन हुआ था लेकिन इफेक्ट में आया था June 1, 2009 को। और अभी जो है ये बहुत लिमिटेड स्कोप में है। इसमें क्या होता है, बेसिकली रेसिप्रोकल फिक्स टैरिफ प्रेफरेंसेस हैं, बहुत छोटे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हम जितना देंगे उतना ही हमें दूसरी तरफ से बेनिफिट मिलता है टैरिफ्स में। कुछ अभी सिर्फ इसमें 450 प्रोडक्ट्स हैं, इसे ऑब्वियसली वो लोग और बढ़ाना चाहते हैं, तभी आपकी ये जॉइंट डिक्लेरेशन आई है। नेक्स्ट है यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी रिप्रेजेंट्स इंडिया एट G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग एट केप टाउन, साउथ अफ्रीका। अभी हमने COP30 का किया था ब्राज़ीलिया में, अब G20 क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई है आपकी केप टाउन, साउथ अफ्रीका में। तो G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर समिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली G20 नेशंस के जो भी लीडर्स होते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपका साउथ अफ्रीका में हो रहा है क्योंकि 2025 की प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास है। थीम क्या है इस बार जो ये मीटिंग कंडक्ट हो रही है एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की, वो है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। उसमें उनकी थीम्स हैं, आप थीम्स देख लीजिएगा, जिस 6 थीम्स पर वो बात करेंगे। तो अब ये जो मीटिंग हुई है इसमें बेसिकली 2 मेजर आउटकम्स निकल कर आए हैं। वो आउटकम्स क्या क्या हैं, एक तो केप टाउन मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन क्राइम्स दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इसमें उन्होंने एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन को एक सोशल हार्म बताया है और एक प्रिंसिपल दिया है दैट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड रूल ऑफ लॉ गो हैंड इन हैंड। तो ये उन्होंने डिक्लेरेशन पास की है। नेक्स्ट उन्होंने केप टाउन मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन एयर क्वालिटी या फिर इक्वालिटी पास की है, जिसमें उन्होंने ह्यूमन कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हाईलाइट किया है। मेंबर नेशंस को क्या कहा है कि आप पॉल्यूशन को रिड्यूस कीजिए, क्लीन एयर लाइए, क्योंकि वो सबका हक है। तभी इक्वालिटी की बात हुई ना कि क्लीन एयर हक है, शेयर्ड इनहेरिटेंस है, कोई प्रिविलेज नहीं है। नेक्स्ट है इंडिया इलेक्टेड एज को चेयर ऑफ रीजनल कमिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड दी पैसिफिक। तो ये 25 से 28 के टर्म के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया श्री हितेश कुमार S मखवाना जी ने। एंड इलेक्शन अभी इनकी 14th प्लेनरी मीटिंग हुई थी आपके कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट हुए और वहाँ पे इंडिया इलेक्ट हुई है। ऑब्वियसली देखो, जब हमें ग्लोबल लीडरशिप में रोल्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड सिनेरियो में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। और हम लोग देख लेते हैं जो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ये क्या है। तो इसका पूरा नाम है कमेटी का रीजनल कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। उसकी 5 रीजनल कमेटीज़ हैं, जिसमें से एक ये कमेटी है एशिया और पैसिफिक की। तो ग्लोबली जो भी जियोस्पेशियल पॉलिसी बनती है ना, वो सब यही आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसे ओवरसी करती है। और देखिए इसमें नेशनल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ आपकी 56 कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ की हैं, जो एशिया पैसिफिक रीजन की, वो इसकी मेंबर हैं। और 56 कंट्रीज़ में से हमें देखिए एक सीट को चेयर बनाया गया है। मैंडेट क्या है इनका, इट्स कोर फंक्शन इज़ टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन थ्रू रीजनल कॉपरेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड शेयर्ड सॉल्यूशंस।
कमेटी का काम क्या है? पॉलिसी ऑब्वियसली देखिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबकी हार्मोनाइज्ड होनी चाहिए, जिससे आप स्टैंडर्ड सेट कर सकें, जियो स्पेशल स्ट्रैटेजीज़ बना सकें और सबका बेनिफिट हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग इस फील्ड में लोगों को ट्रेनिंग देना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। देखो ऑब्वियसली जो जियो स्पेशल रिसोर्सेज हैं हमें सब कुछ सस्टेनेबली यूज़ करना है। एंड अर्बन प्लानिंग जैसे एरियाज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन सब पे तो आपको, क्योंकि देखिए एसडीजीज़ भी इनसे रिलेटेड हैं तो उसमें भी काम किया जाता है और इंटीग्रेट किए जा रहे हैं एसडीजीज़ विद आवर जियो स्पेशल पॉलिसी। नेक्स्ट है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स एग्रीकल्चरल रूरल लेबरर्स के लिए। इससे पहले हमने कंबाइंड किए थे, अभी आप एएल एंड आरएल के लिए भी देख लीजिए। तो इसे जो है लेबर ब्यूरो रिलीज़ करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपका जो एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए है ये गिरावट देखी गई है इसमें, और रूरल लेबरर्स में भी गिरावट देखी गई है। तो मंथली जो है परसेंटेज चेंज -0.08% है एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए, और रूरल लेबरर्स के लिए -0.13% है। तो अब देख लो ऑल ओवर हम लोग सारे अभी तक इन्फ्लेशन रेट्स कर रहे हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट ही आ रहा है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डेवलप्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, जो कि इफेक्टिव रहेगी अगेंस्ट रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कैंसर पेशेंट्स एंड पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक्स। Next, Ministry of Youth Affairs and Sports invites public feedback on 3 sets of draft National Sports Governance Rules under National Sports Governance Act 2025। तो ये 3 ड्राफ्ट रूल्स हैं, अभी पास नहीं हुए हैं पर आप देख लीजिए कि क्या हैं। सबसे पहले है ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस नेशनल स्पोर्ट बॉडीज़ रूल। तो इस रूल में बेसिकली जो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़ की गवर्नेंस है उसके रिगार्डिंग है ये कि इंक्लूजन होना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट का इन बॉडीज़ में। कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी से रिलेटेड रूल्स हैं। इलेक्शन प्रोसीजर्स एंड डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेंबर्स, प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफिलिएट यूनिट्स विद द नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल। नेक्स्ट इन्होंने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रूल्स दिए हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शंस, कंपोजिशन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की सबके बारे में उन्होंने ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है। और ये एपेक्स बॉडी बनाना चाहते हैं जो सारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने ऊपर सारे बात की ना बॉडीज़ की, उनको वो ओवरसी करेगी। एंड इसमें वो एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी बनाना चाहते हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। इसके साथ साथ उन्होंने ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल रूल्स दिए हैं, जिसमें एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और उसमें अपॉइंटमेंट, टेन्योर क्या रहेगा मेंबर्स का एंड सर्विस कंडीशंस क्या रहेगी पर्सनल की, वो सब उन्होंने इसमें आउटलाइन किया है। तो आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट है 2025 उसे पास किया गया था लोकसभा में अगस्त 11, 2025 में, और देन अगस्त 12 को राज्यसभा में, और फाइनली ये बिल आपका अगस्त 18, 2025 को लागू हो गया था जब इससे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गया था। इसका एम क्या है? ऑब्वियसली कि जो भी अभी गवर्नेंस है आपकी जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ की, उसमें जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ड्रॉबैक्स है, उसको ख़त्म करना है और बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिसेस फेयर मैनर में लोगों को सिलेक्ट करना है, लोगों को ट्रेन करना है। इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस बनाई गई, आपका नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल। अब उन्हीं के ही कैसे हमने अपॉइंटमेंट करनी है उसके रूल्स उन्होंने दिए हैं, ड्राफ्ट रूल्स। तो नेशनल स्पोर्ट बॉडीज़ के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स भी दी इन्होंने कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें 15 मेंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम, वो होनी चाहिए उसमें। एटलीस्ट 2 स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट एंड 4 विमेन एग्जीक्यूटिव कमेटी में होनी चाहिए। टर्म लिमिट्स एंड एज कैप्स होनी चाहिए फॉर ऑफिस बियरर्स एंड कोड ऑफ एथिक्स और सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। और जो ये बॉडीज़ हैं जितनी भी रिकॉग्नाइज करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज़, वो उनको पब्लिक अथॉरिटीज़ माना जाएगा और वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत बिल्कुल आएंगी। चलिए आपकी क्लास यहीं तक थी, और जो भी 2026 के लिए आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बिगनर टू बैंकर कोर्स है, और इसमें आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो जाएगी।
इसके साथ साथ बैंकर्स यूनिवर्सिटी आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए एक स्टार्टर किट भी आपके लिए लेकर आया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। उस स्टार्टर किट को भी लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इस वीडियो के, और आपके कमेंट सेक्शन में भी पिन है। तो जल्दी से वो स्टार्टर किट अवेल कीजिए और अपनी 2026 के लिए तैयारी आज से ही शुरू कीजिए।